हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी मैक्स टाउटस एवं विलियम लेविस ने दी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होती हैं, टक्करें होती हैं, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड होने वाली एन कोलिजन्स की या टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। दोबारा सुनिए, द नंबर ऑफ कोलिजन्स which takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called as collision frequency. The number of collisions which takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called as collision frequency. जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Z से। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28 तक हो सकती है। इसका मतलब पर सेकंड होने वाली कोलिजन्स की संख्या कितनी हो सकती है? 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से प्रोसीड हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो रेट से भी संपन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जितने भी कोलिजन्स होती हैं ये सभी इफेक्टिव नहीं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं। अब इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स ऐसी कोलिजन्स जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है, वो कहलाती है इफेक्टिव कोलिजन्स। और ऐसी कोलिजन्स जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकती हैं, वो कहलाती हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या कहलाती हैं? नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन तो केवल किस पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव कोलिजन्स पर। नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज कर ही नहीं रहा। इफेक्टिव कोलिजन्स रिएक्टेंट को किसमें चेंज कर रही है? प्रोडक्ट में चेंज कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किन पर डिपेंड करेगा? इन पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स होनी चाहिए, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के। अब इफेक्टिव कोलिजन्स किस तरह से हो सकती हैं वो देखिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो बैरियर होते हैं। एक होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। फर्स्ट है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी बैरियर। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। या हम कह सकते हैं कि वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। वरना केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं होगी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक एनर्जी बैरियर के रूप में काम करता है। अगर रिएक्टेंट्स के पास या रिएक्टेंट के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है या इससे अधिक एनर्जी है तो आराम से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हम कह सकते हैं हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के पास, तो हम कह सकते हैं
कि ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और होने वाली जो कोलिजन्स होंगी वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। सेकंड होता है ओरिएंटेशन फेल्योर। अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली कोलिजन्स सही ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वरना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NO2 प्लस NO2, इससे फॉर्मेशन होता है N2O4 का। किसका फॉर्मेशन होता है? N2O4 का। अगर ये सही ओरिएंटेशन में कोलिजन्स हो रही है तो N2O4 का फॉर्मेशन होगा, अगर सही ओरिएंटेशन में नहीं हो रही है तो N2O4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास NO2 है, ये क्या है? NO2 प्लस NO2, इनका ओरिएंटेशन सही है क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होनी है और दोनों ही पास पास आ रहे हैं। देखिए ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सही ओरिएंटेशन में कोलिजन होने जा रही है और इससे क्या बनेगा? N2O4। या मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये N2O4 का फॉर्मेशन। लेकिन अगर टक्करें या कोलिजन सही ओरिएंटेशन में नहीं हो रही है तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए कैसे? ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस हम गए ये नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन हो, या हम इसको ऐसे ले लें, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और हम कहें कि सही ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं है तो देखिए ये पास पास तो आएंगे लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे, ये लो, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरह से, और ये अलग अलग ही रहेंगे, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सही ओरिएंटेशन में टक्कर नहीं होने की वजह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ और NO2 और NO2 अलग अलग ही हैं। अगर सही ओरिएंटेशन में टक्कर होती है तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास, और दूसरा उनकी कोलिजन सही ओरिएंटेशन में होनी चाहिए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब बात आती है कि सही ओरिएंटेशन में टक्कर हो गई और दूसरा इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी अभिक्रिया पर, किसी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर के इफेक्ट को देखें तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, घटेगा, ये सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर किस तरह से प्रभाव डालेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, चाहे वो केमिकल रिएक्शन किसी भी तरह की हो, चाहे एंडोथर्मल हो चाहे एक्सोथर्मल हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन निश्चित रूप से बढ़ता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनके मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह से और कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम N2O5 के डिसोसिएशन का। जब N2O5 के डिसोसिएशन को हम देखते हैं और 273 केल्विन पर, तो इसका रेट कांस्टेंट होता है 7.87 into 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स। इसी N2O5 के डिसोसिएशन को हम देखते हैं 298 केल्विन पर, या हम कह सकते हैं कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो रेट कांस्टेंट आता है इसका 3.56 into 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, जो इसका
लगभग 45 गुना है, 45 गुना है। कितने टाइम्स बढ़ा? 45 टाइम्स बढ़ा। अब ये ध्यान रखना कि ये अधिक है, ये वैल्यू अधिक है, ये वैल्यू कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -7 है, यहाँ पर -5 है। माइनस का मतलब है कि 10 की पावर नीचे बटा में है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू अधिक है इससे, और कितनी है? 45 टाइम्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेट कांस्टेंट या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ रहा है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 to 3। इसे हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 to 3। तो हम कह सकते हैं कि जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उससे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 3% इंक्रीज होती है। कब? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कितना बढ़ना चाहिए? वो 3% ही बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 200% to 300% इंक्रीज होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से ही नहीं है, बल्कि दूसरा रीजन भी है उसका, और वो कोई ना कोई रीजन दूसरा कौन सा है वो हम देखते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया है हमने 10 डिग्री सेल्सियस, इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये बढ़ गई, लेकिन इसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से तो 3% ही बढ़ना चाहिए था। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। वो दूसरा रीजन है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स। देखो, दो बातों पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के बढ़ने से। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या काम करती हैं? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने का काम। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से तो बहुत कम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, लेकिन साथ साथ क्या बढ़ा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ये कैसे बढ़ता है इसको हम देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ग्राफ से, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इन दो बातों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा
फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू z इंटू m। ये z क्या है? ये z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अभी पढ़ कर आए हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये f क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इन दो बातों पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा यदि कौन कौन इंक्रीज होगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी z और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। समझ में आ गया होगा। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैक्सवेल वोल्टेज मान का ग्राफ।